हाँ हाँ, फ्राइडे को आ जाएगी तैयारी सामने, फ्राइडे को हो जाएगा, तैयारी भी सामने आ जाएगी। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं, बेटा बस कर दो, बस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आवाज ना करो, थोड़ा सा मैंने लेट भेजा था सौरभ, लेकिन भेज दिया था, थोड़ा सा लेट भेजा था रिकॉर्डिंग, लेकिन भेज दी थी। तुम्हारा मैसेज मुझे मिला था ना, तो थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन भेज दी। रिकॉर्डिंग का कह रहा हूँ ना। अच्छा बेटा, आपस में अब बात बिल्कुल ना करना। बच्चों हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वर्कशीट्स में प्रिंट करवा चुका हूँ, कल मैं ले आऊंगा, आपको दे दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा पास पेपर्स हैं, उसकी वजह पेपर में एमसीक्यूज में इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं कोई 8 से 10 क्वेश्चन, जो कि किसी भी टॉपिक से डबल ट्रिपल है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत फोकस करना है। और एक चीज मैं और बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता, प्रैक्टिस के बगैर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता, कुल जितने मर्जी सीख लो, तो आपने प्रैक्टिस साथ ही स्टार्ट करनी होगी। और जितने टॉपिक हम कर चुके हैं ये उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब हम शुरू करते हैं। देखो नंबर 1, किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट नेम अगर है तो वो भी लिखना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ का कोई अल्टरनेट नेम अगर है तो वो भी लिखना है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को केसीएल भी कहते हैं और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। केसीएल और किरचॉफ्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अच्छा जी, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, केसीएल। आयशा बेटा काफी छुट्टियां नहीं हो गई? नहीं नहीं करनी ना, पढ़ाई करो, छुट्टियां नहीं करनी बेटा। अच्छा जी, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो कि अलजेब्रिक सम algebraic sum of currents at a node is always zero। बच्चों, ओ लेवल में जो आपने रूल ऑफ जंक्शन पढ़ा था ये वही है। ओ लेवल में जो रूल ऑफ जंक्शन था वो किरचॉफ करंट लॉ है। मैं रिपीट कर देता हूं, आसान। ओ लेवल में आपने पढ़ा था रूल ऑफ जंक्शन, याद है या नहीं है? जंक्शन का रूल, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो ये रूल ऑफ जंक्शन ही है। रूल ऑफ जंक्शन जो है वो केसीएल होता है। तो हम रूल ऑफ जंक्शन दोबारा लिख रहे हैं। अच्छा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड, ये करंट्स लिखना है यहाँ पे। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड इज ऑलवेज जीरो। अलजेब्रिक सम क्या होता है? एंटरिंग करंट अगर पॉजिटिव होगा तो लीविंग करंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो कि अलजेब्रिक सम क्या होता है। बेटा प्लीज आवाज ना करो। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक सम होता है कि अगर एंटरिंग करंट को हम लेंगे पॉजिटिव, तो लीविंग करंट को हम लेंगे नेगेटिव। अलजेब्रिक सम होता है कि एंटरिंग और लीविंग को ऐड करेंगे, अगर एंटरिंग पॉजिटिव होगा तो लीविंग क्या होगा? हसन को शैतानी ना करना आज। अच्छा, आज जो बच्चा शैतानी करेगा उसको चपेट भी साथ पड़ेगी, पहले से बता रहा हूं, शैतानी ना करना आज। बेटा आप आगे आ जाओ, मैं आपको बिठा दूं। ये टेबल के साथ रख के, ठीक है, तो टेबल के साथ रख के मेरा लैपटॉप बचा के
ऊपर टेबल पे लिख के रखते रहो। अच्छा बच्चों, अलजेब्रिक सम होता है कि एंटरिंग करंट अगर पॉजिटिव होगा तो लीविंग करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अलीशेर बातें ना करो, ये हमने बात लिख ली। क्या चीज, आगे जगह है तो आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, लेकिन बात सुनो, वहां पे ठीक है, नजर तो आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। टेबल पे दो बंदे नहीं बैठ सकते ना, ये मसला है, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा आई थिंक। कोई चेयर है जिसका बाजू हो साथ, अगर तुम आना चाह रहे हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, अलजेब्रिक सम, वो चेयर शायद है अवेलेबल, आपको दे रही है। अच्छा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट लिखो और करके लिखो। सम ऑफ, मैंने बात करने से मना किया हुआ है, सामने देखो। सम ऑफ करंट्स entering, sum of currents entering a node, sum of currents entering a node is always equal to the sum of currents leaving a node। कोई बच्चा अगर नोड की जगह पर जंक्शन यूज करेगा, नंबर नहीं कटेंगे। यू कैन राइट नोड, यू कैन राइट जंक्शन, नोड भी लिख सकते हैं, जंक्शन भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं करते। अच्छा, algebraic sum of currents at a node is always zero, या फिर sum of currents entering a node is always equal to the sum of currents leaving a node। अच्छा, अब नोड और जंक्शन में क्या फर्क है? इस तरफ लिखें नोड और इस तरफ लिखें जंक्शन, सिंपल कर लेते हैं। सर्किट के किसी भी पॉइंट को नोड कहते हैं, सर्किट के किसी भी पॉइंट को नोड कहते हैं, जबकि जहां पे 3 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन होता है उसको जंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बनाते हैं एक सर्किट, आप भी बना लो, ये आपने जल्दी से बना लें। ये फर्ज करें आपके पास एक सर्किट है, तो आपने बताना है कि इसमें नोड्स कौन से हैं और जंक्शंस कौन से हैं। ये बेटा जल्दी से बना दो। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कोई भी पॉइंट नोड भी हो सकता है, जंक्शन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट नोड होगा और कौन सा पॉइंट जंक्शन होगा। ये आपने टेबल बनाना है, पॉइंट, उसके बाद नोड, उसके बाद जंक्शन, तो बताना है कि है या नहीं है। ठीक, ये आपने टेबल बनाना है, 7 सर्किट बनाना है। अच्छा, नोड को डिफाइन कर लो। अ पॉइंट where two a point where two or more branches, a point where two or more branches, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, two or more branches connect या combine, a point where two or more branches connect या combine, junction, a point where three or more branches combine। अच्छा, अब इसको यूं समझ लो, दो या उससे ज्यादा ब्रांचेस जहां पे मिलेंगी वो नोड होगा, जहां पे 3 या उससे ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी वो जंक्शन होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल द जंक्शंस आर नोड्स बट ऑल द नोड्स आर नॉट जंक्शन? जहां पे 2 ब्रांचेस मिलेंगी या 2 से ज्यादा में तो 3 भी आ जाएगा ना। देखिए, हमने कहा 2 और मोर, 2 और मोर में 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सोचो जरा। एवरी नोड इज अ जंक्शन बट एवरी जंक्शन इज नॉट अ नोड। 3 या उससे ज्यादा ब्रांचेस तो जंक्शन, 2 या उससे ज्यादा ब्रांचेस तो नोड। तो ऑल द जंक्शंस आर नोड्स बट ऑल द नोड्स आर नॉट जंक्शंस। अब इसको सिंपल करते हैं। पॉइंट ए नोड होगा या नहीं होगा? पॉइंट ए नोड होगा या नहीं होगा? सारे पॉइंट्स नोड्स होते हैं। अच्छा, जब मैं कहूं ना नोड होगा, आप कहेंगे यस, सारे पॉइंट्स नोड होते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं होता जो नोड ना हो। ऑल द पॉइंट्स इन द सर्किट, सर्किट के पॉइंट को नोड कहते हैं, सर्किट के किसी भी पॉइंट को नोड कहते हैं।
तो देखें ए जो है, आसान जल्दी बताओ, ए नोड होगा या नहीं होगा? टेक या क्रॉस, जल्दी। एवरी पॉइंट इज अ नोड, एवरी पॉइंट इज अ नोड। अच्छा अब ये बताओ, क्या ए जंक्शन होगा या नहीं होगा? ए जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन होता है जहां पे तीन ब्रांचेस मिलती हैं और करंट चेंज हो जाता है, करंट स्प्लिट हो जाता है। जहां पे करंट स्प्लिट होता है उसको जंक्शन कहते हैं। अच्छा अब ए जो है वो जंक्शन नहीं है। उसके बाद एफ का बताओ, उसके बाद आप बी का बताओ, उसके बाद आप बताओ सी का, उसके बाद आप बताएंगे डी का, उसके बाद आप बताएंगे ई का, उसके बाद आप बताएंगे एफ का। शाबाश, चले जी एफ पे चले जाते हैं। बताएं कि पॉइंट एफ जो है वो जंक्शन है या नहीं है? नोड तो है। पॉइंट एफ इज अ नोड बट नॉट अ जंक्शन। हाँ जी अली शेर, ठीक है। पॉइंट एफ इज अ नोड बट नॉट अ जंक्शन। आप पॉइंट ई का अली शेर बताओ, नोड है या नहीं है? पॉइंट ई इज अ नोड, इज इट अ जंक्शन? बेटा जंक्शन भी है ना, तीन मिल रहे हैं आप। पॉइंट ई इज अ जंक्शन एज वेल एज अ नोड। जंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? करंट स्प्लिट होता है, जंक्शन पे जाके करंट डिवाइड हो जाता है। अच्छा सी पॉइंट जो है, अब एफ के बाद हम चले गए फर्ज करें सी पे, बल्कि अभी हम बी पे है ना, तो बी का बताओ, बी है जंक्शन या नहीं है? नोड तो सारे पॉइंट्स होते हैं। बी इज अ नोड एंड बी इज अ जंक्शन। ठीक हुसैन आप बताओ, बी क्यों है जंक्शन? जल्दी से बताओ। क्योंकि तीन ब्रांचेस हैं, तीन हो या उससे ज्यादा, थ्री और मोर। अच्छा सी इज अ नोड बट नॉट अ जंक्शन। ई उसके बाद है जी डी, डी इज अ नोड बट नॉट अ जंक्शन। ई इज अ नोड एंड अ जंक्शन, एंड एफ इज अ नोड बट नॉट अ जंक्शन। तो हमारे पास सर्किट में सिर्फ दो जंक्शन हैं, कौन से? एक है बी और एक है ई। और जंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है? जंक्शन पे जाके करंट स्प्लिट होता है। जंक्शन पे जाके क्या होता है? करंट स्प्लिट होता है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नोड क्या होता है? जहां पे दो या ज्यादा ब्रांचेस। जंक्शन क्या होता है? जहां पे तीन या ज्यादा ब्रांचेस। तो एक जंक्शन यहां पे हो गया और एक जंक्शन यहां पे हो गया। क्लियर यहां तक? अच्छा अब लिखो अप्लाइंग केसीएल। केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग केसीएल। इस कमरे में मेरे अलावा किसी की आवाज ना हो। अप्लाइंग KCL। KCL स्टैंड्स फॉर, हुसैन जल्दी बताओ। किरकॉफ्स करंट लॉ। क्या होता है किरकॉफ्स करंट लॉ? तो किरकॉफ्स, अगर आप कोई ऑनलाइन लेसन वगैरह देखेंगे, मे बी इसको कोई बंदा किरचॉफ भी पढ़ रहा हो तो इट्स ऑल राइट। आप किरकॉफ किरचॉफ दोनों पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा किरकॉफ्स करंट लॉ, इसकी एप्लीकेशन, इसको किरकॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन में जो सबसे बेसिक आइडिया हो सकता है, लिखिए नंबर वन, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इसको हमने पॉइंट ए कह दिया, ठीक है, और यहां पे करंट दिखाया हुआ है 5 एम्पियर। क्या दिखाया हुआ है यहां पे? करंट 5 एम्पियर। आगे यहां पे क्रॉस लगा हुआ है और इसको कहा हुआ है पॉइंट बी। क्या कहा हुआ है इसको? पॉइंट बी। अब पहला क्वेश्चन, ए इज अ नोड और अ जंक्शन? इज ए अ नोड और अ जंक्शन? ए इज अ नोड एंड नॉट अ जंक्शन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, बेटा आवाज ना करो प्लीज, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एट बी? अच्छा अब आप जब आंसर लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट्स 5 एम्पियर। और रीजन क्या बताएंगे? देयर इज नो जंक्शन। क्या कहेंगे? देयर इज नो जंक्शन। क्या इसमें कहीं पे जंक्शन है? अच्छा जहां पे भी आप कहेंगे ना करंट सेम है, एग्जामिनर कहेगा क्यों, तो आप कहेंगे सिंस देयर इज नो जंक्शन। तो मुझे बताएं इस जगह से लेके बी तक दरमियान में कोई जंक्शन नजर आ रहा है? जब तक जंक्शन नहीं आएगा करंट चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर अब क्या होगा? 5 एम्पियर टूवर्ड्स राइट। और रीजन क्या बताएंगे? सिंस देयर इज नो जंक्शन ऑन द वायर। तो 5 एम्पियर और टूवर्ड्स राइट। अब क्वेश्चन ये है कि चेंज क्यों नहीं हुआ, तो लिखेंगे कि सिंस द वायर, since the wire has no dash, so since the wire has no dash, so the current will change or it will remain same. So the current will remain
सेम, क्योंकि वायर पे कोई जंक्शन नहीं है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिख दी बात। नंबर 2 पे आ जाए। आपके पास यहां पे एक पॉइंट है, बेटा आवाज ना करो प्लीज, यहां पे अब ज्यादा सारी ब्रांचेस हैं। तो ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हम कह देते हैं, फर्स्ट करें पॉइंट पी। पॉइंट पी इज अ जंक्शन और अ नोड। पॉइंट पी इज अ जंक्शन एंड नोड। जंक्शन है नोड। नो पी इज अ जंक्शन एज वेल एज अ नोड। यहां से करंट आ रहा है I1, इस तरफ करंट जा रहा है I2, इस तरफ करंट जा रहा है I3, और इस तरफ से करंट आ रहा है I4। ठीक है, अब आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी जो आपने लिखनी है। लिखें सम ऑफ करंट्स एंटरिंग जंक्शन P। सम ऑफ करंट्स, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। सम ऑफ करंट्स एंटरिंग, आवाज ना करो बेटा, जंक्शन P। हाँ जी, इसका आंसर लिखो। सम ऑफ करंट्स एंटरिंग जंक्शन P, ये है जंक्शन P। अच्छा बताओ, I1 एंटरिंग या लीविंग? एंटरिंग। I2 लीविंग, I3 लीविंग, I4 एंटरिंग। सो एंटरिंग करंट्स आर I1 एंड I4, जो उसके टूवर्ड्स होगा। एंटरिंग का मतलब होता है टूवर्ड्स, करंट्स विच आर टूवर्ड्स P। टूवर्ड्स P दो करंट्स हैं, I1 और I4। तो क्या लिखेंगे फिर? I1 प्लस I4। लिखे सम ऑफ करंट्स, थोड़ा तेज, सम ऑफ करंट्स लीविंग जंक्शन P। हाँ जी, जंक्शन P को जो करंट्स लीव कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर I2 एंड I3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? I2 प्लस I3। इसके नीचे आप लिखो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगा, बस याद रख लो। अच्छा, जब वो कहेगा ना अप्लाई KCL, तो वो बताएगा इस जंक्शन पे। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन P। KCL हमेशा जंक्शन पे लगाया करेंगे। कहां पे लगाएंगे KCL? जंक्शन पे। इसको ओ लेवल में आप रूल ऑफ जंक्शन कहते थे। तो क्या होगा, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो बेसिकली I1 plus I4, that is the entering current, will be equal to I1 plus I4, that is the entering current, will be equal to I2 plus I3, that is the leaving current। सही हो गया? जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर होगा उतना करंट उस जंक्शन से लीव करेगा। सो I1 plus I4, that is entering, will be equal to I3 plus I2। और ये रूल हर वक्त अप्लाई होगा, जितना एंटर होगा उतना लीव करेगा। अब एक और बात, मुझे बताएं करंट जो है वो चार्ज होता है या एनर्जी होती है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, करंट इज चार्ज और एनर्जी। करंट इज चार्ज, तो चार्ज या एनर्जी कंजर्व करते हैं। केसीएल किसका कंजर्वेशन बता रहे हैं, चार्ज का या एनर्जी का? तो लिखें केसीएल, ब्रैकेट में लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। केसीएल कौन सा होता है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ? Kirchhoff's current law या Kirchhoff's first law is based on conservation of dash। यहां पे या तो चार्ज होगा या एनर्जी होगा। तो करंट का कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन। तो आप कह रहे हैं कि जितना करंट आएगा उतना जाएगा, तो बेसिकली आप चार्ज की बात कर रहे हैं ना, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KCL is based on conservation of charge। ये हमने KCL कवर कर लिया। इसके नोट्स कंप्लीट कर लो जल्दी से। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। आपका हो गया? चले जी, कंप्लीट करो नोट्स। आसान तुम्हारा हो गया? अच्छा, तो ये हो गया जी आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये लॉ क्या बताता है कि जितना करंट आएगा, सिंपल, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। ठीक, अब आते हैं आगे। अब वोल्टेज का लॉ।
किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो वोल्टेज का लॉ है, तो लिखें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या लिखो और करके और केवीएल, ये सारे इसी के नाम हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। थोड़े से एक्टिव रहो, हमने 20 फरवरी से पहले सिलेबस खत्म करना है और आपके मार्च एग्जाम के लिए हमने कोई 10-15 पेपर भी करने हैं, तो एक्टिव रहना है। 20 फरवरी तक हमने सिलेबस करना है, तो एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी रखनी है। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल और किरचॉफ सेकंड लॉ लिख दिया। अब इसका स्टेटमेंट पहले आसान जबान में, ये लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जितनी एनर्जी जनरेट होगी उतना कंज्यूम होगी। कॉमन सेंस, एक सर्किट के अंदर जितना एनर्जी कंज्यूम होगी उतना एनर्जी जनरेट होगी। सो सेल्स एनर्जी जनरेट करेंगे, डिवाइसेस कंज्यूम करेंगी, जितना एनर्जी बनेगी उतना कंज्यूम होगी, और एनर्जी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि जितना वोल्टेज जनरेट होगी उतना वोल्टेज कंज्यूम होगी। लेकिन सर्किट की जगह वर्ड यूज करते हैं लूप। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी चीज, ठीक है, तो ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, अब दोबारा एक्चुअली हम बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ। किसी भी क्लोज पाथ के ऊपर जितना एनर्जी जनरेट होगी उतना एनर्जी कंज्यूम होगी। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है सम ऑफ, अब मेरा आपसे सवाल, जो एनर्जी जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस? जो जनरेट होती है वो ईएमएफ होती है। सम ऑफ ईएमएफ्स, ईएमएफ्स भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ईएमएफ्स जनरेटेड वोल्टेजेस। आप जनरेटेड वोल्टेज नहीं लिख सकते, ठीक है ना, जो वर्ड है वही लिखेंगे। सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस is always equal to sum of potential differences। लेकिन कहां पे? क्लोज लूप के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंसेस, दोबारा बात ना करना। Sum of electromotive forces is always equal to sum of potential differences around a closed loop। क्लोज लूप क्या होता है? जिधर से चलेंगे उधर वापस पहुंचो। क्लोज लूप क्या होता है? जहां से चलेंगे उधर वापस पहुंचो। अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट। क्लोज लूप इन अ सर्किट। तो केवीएल यूज करके हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं। केसीएल से करंट की इक्वेशन, केवीएल से वोल्टेज की इक्वेशन। अब हम केवीएल की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एग्जांपल्स अबाउट केवीएल, एग्जांपल्स ऑफ केवीएल। आसान। केवीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज की इक्वेशन लिखना। तो पहली एग्जांपल, ये आपको एक सेल दिया हुआ है, ये आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है, फिर यहां पे एक और सेल दिया हुआ है, फिर यहां पे एक और रेजिस्टर दिया हुआ है, यहां पे आपको एक और सेल दिया हुआ है, यहां पे एक और रेजिस्टर, और ये हो गया सर्किट। अच्छा, अब इस सेल को आप कह देंगे E1, इसको कह दें E2, इसको कह दें E3। अच्छा, इस रेजिस्टर को कह दो R1, इसको कह दो R2, इसको कह दो R3। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ओ लेवल वाला मेथड यूज क्यों नहीं हो सकता? जल्दी से बताओ। क्योंकि आपने बीच बीच में सेल घुसाए हुए हैं। आपने कोई सेल कहां पे लगा दिया, कोई सेल कहां पे। ओ लेवल में इस तरह बीच बीच में सेल नहीं होते थे। क्या हम इस सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? द आंसर इज नो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो एक और स्टोरी है, लेकिन करेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि आपने सेल्स बीच में लगाए हुए हैं, इस वजह से हम
इसके ऊपर ओ लेवल का मेथड नहीं लगा सकते। एक और क्वेश्चन, मैं लूंगा सेल का नाम, आप बताएंगे कि ये वाला सेल करंट को पुश कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं रूल बता देता हूं, कोई भी सेल करंट को पुश करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। E1 is pushing the current clockwise या एंटी क्लॉकवाइज? E1 is pushing the current। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि E1 करंट जनरेट करेगा, ये पहले डिस्कशन हो चुकी है। सेल करंट जनरेट नहीं करता, उसको पुश करता है। मैं एग्जांपल से बताता हूं, मुझे बताएं वाटर पंप वाटर जनरेट करता है या उसको पुल करता है? वाटर पंप वाटर जनरेट करता है या वाटर को पुश करता है? वाटर को पुश करता है ना, वाटर को सर्कुलेट करता है। सेम इज द रोल ऑफ द सेल। सेल भी क्या करता है, चार्जेस को उसी तरह सर्कुलेट करता है, जनरेट नहीं करता। अच्छा, अब E1 is pushing the current clockwise या anti clockwise? E1 is pushing the current, E1 is pushing the current पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। तो ये देखो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो अली शेर, अगर आप मुझे बताओ E1 जो है, सिर्फ अगर E1 हो तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? सिर्फ E1 हो अगर, तो करंट क्या होगा? तो करंट होगा, समझिए बात, अगर सिर्फ E1 हो तो करंट होगा बेटा, ये होगा ना, अगर सिर्फ E1 हो। बताओ तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर सिर्फ E1 होगा तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। हसन, अगर सिर्फ E3 हो, E3 जो है वो करंट को पुश कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बेटा E3 पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, तो E3 किस तरफ पुश कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि E1 और E2 का सेम करंट है? E1 एंटी क्लॉकवाइज, E3 भी एंटी क्लॉकवाइज। E2 का बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? E2। बेटा करंट जो है ना वो सेल के होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बताओ E2 का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? E2 का पॉजिटिव टर्मिनल, E2 का नेगेटिव टर्मिनल। तो E2 करंट को कैसे पुश करे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, मुझे बताते जाओ, सहूलत आप बताते जाओ, E1 का करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। E3 का करंट एंटी क्लॉकवाइज, E2 का करंट क्लॉकवाइज। अब मेरी बात केयरफुली सुननी है, अगर E2 E1 और E3 से बड़ा होगा तो क्लॉकवाइज करंट, अगर E1 और E3 कलेक्टिवली E2 से बड़े होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट। आसान जबान में, जिस सेल की वोल्टेज ज्यादा होगी वो विन कर जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको बता देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बता देगा। फर्ज करें नहीं बताया, और फिर क्या करेंगे? फिर अगर हम क्लॉकवाइज इज्यूम कर लें और सॉल्व करें, अगर करंट का आंसर नेगेटिव आ गया तो करंट की डायरेक्शन हमने इनकरेक्ट ली थी। अगर करंट क्लॉकवाइज हो और आप गलती से उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आंसर ऑफ करंट सजेस्ट दैट द डायरेक्शन वाज इनकरेक्ट। तो करंट की डायरेक्शन अगर आप अन्यवा ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आंसर नेगेटिव आने का मतलब होगा कि डायरेक्शन आपने इनकरेक्ट ली थी। करंट की सही डायरेक्शन होगी तो आंसर पॉजिटिव, गलत डायरेक्शन होगी तो आंसर नेगेटिव। बात समझ आ गई? लेकिन जनरली आपको डायरेक्शन की वन होगी। अब आप ये करें कि यहां पे करंट बना दें आई, एग्जामिनर ने बताया हुआ है बेटा, ये करंट आपको गिवन है, ये करंट आपको गिवन। अच्छा, अब ये सर्किट, इसमें सब कुछ गिवन था, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। दिस वाज द क्वेश्चन, आंसर पे नहीं पहुंचे। लिख दिया यहां तक, दिस करंट वाज गिवन, इसके साथ बेशक लिख दो कि गिवन था। बेटा करंट के साथ क्या लिखना है कि इट वाज गिवन। कॉपी हो गया? अच्छा, अब इस पॉइंट को कह दो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या इस सर्किट में कोई जंक्शन है या नहीं है? इस सर्किट में कोई जंक्शन नहीं है, तो सारी डिवाइसेस का करंट क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि लिखो राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस, मेरे साथ लिखते जाओ, लिखो राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस। अच्छा, जो होता है ना इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस, उसका मतलब होता है अप्लाई केवीएल। क्या मतलब होता है उसका? अगर आपसे कहे ना अप्लाई केवीएल, तो उसको आप ट्रांसलेट करेंगे कि ये हमसे वोल्टेज की इक्वेशन लिखवाना चाह रहे हैं। अप्लाई केवीएल मतलब वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, सिंपल वर्ड्स में। राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस
फॉर लूप, आपको लूप बताया होगा, लूप क्या होता है, क्लोज पाथ। फॉर लूप ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, सी कहां पे हो गया, ये सी हो गया, उसके बाद डी और वापस ए। तो कौन सा लूप हो गया, लूप हो गया जी आपका, बोर्ड पे देखो, ए बी सी और डी और ए। अब मैं मेथड सिखाऊंगा कि लिखते कैसे हैं। लिखे स्टेप वन, पहला स्टेप, अप्लाई साइंस। आपने साइंस अप्लाई करना है। साइंस अप्लाई करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, बोर्ड पे देखो जरा। मुझे बताओ सेल का जो प्लस माइनस है, सेल का प्लस माइनस वो लगाने में कोई कंफ्यूजन होगा या लगा लोगे? बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। सेल के लिए बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। रजिस्टर के लिए जहां से करंट आएगा वो पॉजिटिव, जहां से करंट जाएगा वो नेगेटिव। रजिस्टर में करंट जहां से एंटर होगा वो जगह क्या होगी, पॉजिटिव, जहां से लीव करेगा वो जगह क्या होगी, नेगेटिव। स्टार्ट करते हैं। R1 के साइन मुझे हुसैन बताएगा। हुसैन R1, देखो करंट कहां से आ रहा है, रजिस्टर का साइन डिपेंड्स ऑन द करंट। जहां से करंट आएगा वो हाई पोटेंशियल, जहां से करंट जाएगा वो लो पोटेंशियल। असल में प्लस माइनस करंट की एनर्जी होती है। जब करंट आएगा तो हाई एनर्जी, जब जाएगा तो R1 कंज्यूम करेगा ना, तो लो एनर्जी। तो जहां से करंट आएगा उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहां से जाएगा उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सही हो गया। अब आप आ जाए R2 पे। R2 का साइन आप खुद लगाएं, R2 के साइंस लगाओ। जहां से करंट आएगा, the side from which the current is entering will be positive and the side from which current is leaving will be negative। ठीक है, तो R2 के साइंस बताओ जरा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, लेफ्ट साइड ये वाली जगह पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा R2 की लेफ्ट साइड पॉजिटिव या नेगेटिव? R2 की लेफ्ट साइड पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? जहां से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव, तो करंट हमेशा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो R2 का ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहां से करंट लीव करेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा हुसैन कहां पे हो, सामने देखो। R3 का बताओ, R3 की नीचे वाली साइड पॉजिटिव या नेगेटिव? R3 की नीचे वाली साइड पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे पता चला, करंट आ रहा है। तो करंट के हिसाब से जहां से करंट एंटर होगा वो हमेशा पॉजिटिव फॉर अ रजिस्टर। अच्छा सेल की बड़ी लाइन छोटी लाइन, सेल की बड़ी लाइन छोटी लाइन, करंट नहीं देखेंगे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सब चीज के साइन लग गए, एक बार देख लो बेटा, सब चीज के साइन लग गए, R3 के साइन, E1 के साइन, सब चीज के साइन लग गए, ठीक हो गया। जब हाँ बताएं, हाँ हाँ बेटा 1 सेकेंड, थोड़ा लाउड बोलें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं समझ गया हूं आपकी बात, आप थोड़ा सा वेट करें। बच्चों बोर्ड पे देखना है और बोलना नहीं है। मैं सर्किट एक बार दोबारा बना रहा हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं, बेटा बीच में बोलना नहीं है। बेटा मैंने बोलने से मना किया हुआ है, बात करने से मना किया हुआ है बेटा। बात करने से मना किया हुआ है आप लोगों को। चले, अब आपका जो क्वेश्चन है बेटा बोर्ड पे देखें। साइन हम लगाते हैं थोड़ा सा रोक के, और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि ऐसे क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब मैं वोल्टेज की वैल्यूज लिखता जाता हूं। फर्स्ट है मैं इसको लिख देता हूं 2 वोल्ट, इसको मैं लिख देता हूं 3 वोल्ट, इसको मैंने लिख दिया 1 वोल्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप ये समझे कि करंट था यहां पे, बोर्ड पे देखते रहो, यहां पे करंट के पास जो एनर्जी थी, करंट की एनर्जी स्टेट होती है, करंट की क्या होती है, एनर्जी स्टेट। यहां पे करंट की एनर्जी स्टेट थी 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट मैंने इज्यूम कर दिया। बोर्ड पे देखते रहो, लिखना नहीं है, ये वाली चीज कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहां पे करंट के पास 0 एनर्जी थी, वोल्ट उसकी एनर्जी होती है, करंट की एनर्जी को वोल्ट कहते हैं। अब करंट गया इस सेल में से, यहां पे आ गया। अच्छा मेरा आपसे सवाल, जब करंट आया था तो कौन से टर्मिनल पे आया था, नेगेटिव पे ना। जब गया तो किस टर्मिनल से जा रहे हैं, पॉजिटिव से। जब करंट पॉजिटिव पे होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी,
यहां से वो कितने वोल्ट लेगा, 2 वोल्ट। जब वो 2 वोल्ट लेगा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 2 वोल्ट। ये बात समझ आ गई? आपके क्वेश्चन का आंसर, पहली चीज यहां पे 0 वोल्ट, इस सेल में से गुजरने के बाद क्या हो गया, 2 वोल्ट। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी मिली, इसको याद कर लो। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब एनर्जी मिली। करंट जब जाएगा नेगेटिव से, बेटा बीच में किसी ने बोला ना तो मैं डस्टर मार दूंगा। जब मैं समझा रहा हूं बीच में ना बोलो, गलती से भी ना बोलना। अच्छा ये देखो, 0 वोल्ट और किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आप यूं याद रखें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। करंट की जो एनर्जी होती है वो बढ़ेगी या कम होगी, इट डिपेंड्स ऑन नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब करंट होगा नेगेटिव तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब वो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव तो एनर्जी बढ़ेगी। तो आप यूं सोचें, नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी, कितना बढ़ी, 2 वोल्ट। यहां पे 0 वोल्ट, यहां पे उसके पास कितने हो गए, 2 वोल्ट। अब आगे चलते हैं, फर्ज करें ये वाला रजिस्टर कंज्यूम करता है 0.5 वोल्ट। कितने कंज्यूम करता है, 0.5 वोल्ट। अब ये करंट जब यहां पे आया तो इसके पास कितने वोल्ट थे, 2 वोल्ट, उसमें से 0.5 ये खा गया तो बचे कितने, तो इसके पास बच गए 1.5। अब डिसाइड करते हैं प्लस माइनस। अब रूल ये है कि बड़ा वोल्ट पॉजिटिव, छोटा वोल्ट नेगेटिव। यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे 1.5 वोल्ट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे समझ? अब आगे चले गए, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मेरा आपसे सवाल, आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं। जब करंट यहां से गुजरेगा तो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा, क्या ख्याल है, बच्चा बताओ क्यों? अच्छा वो इसलिए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट जब आएगा तो नेगेटिव पे आएगा, जब जाएगा तो पॉजिटिव से। एनर्जी क्या की, गेन की। रेजिस्टर में एनर्जी हर वक्त लूज करेगा, रेजिस्टर जो है वो एनर्जी दे नहीं सकता, रेजिस्टर में से जाएगा एनर्जी लूज करेगा। यहां से उसको कितने वोल्ट मिलेंगे, 3 वोल्ट। तो 1.5 और 3 मिलके कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 4.5 वोल्ट। ये समझ आ गई आपको? अच्छा अब ये वाला रेजिस्टर फर्ज करें कंज्यूम करता है 2 वोल्ट, तो बताएं कितने बच जाएंगे। ये अगर 2 वोल्ट कंज्यूम करेगा तो बच जाएंगे, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पे आके करंट का हो जाएगा 2.5 वोल्ट। अब जो आपका क्वेश्चन था उस पे आते हैं। जो करंट के जो वोल्ट्स होते हैं वो हर रेजिस्टर के लिए अलग अलग देखे जाते हैं। देखें, इसका अपना हिसाब, इसका अपना हिसाब, ठीक है। यहां पे कितना था 4.5, वहां पे कितना हो गया 2.5। इस 2.5 को इस 1.5 या 2 से कंपेयर नहीं करेंगे, कंपैरिजन इनका होगा आपस में। तो क्या होगा, बड़ा वोल्ट पॉजिटिव, छोटा वोल्ट नेगेटिव। आगे समझ? अब हम चले गए यहां पे, ये कितना था 1 वोल्ट, कितना था 1 वोल्ट। ये अगर आपने बता दिया तो आपको पूरी बात समझ आ गई। अब बताओ ये 1 वोल्ट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। समझ आ गई क्यों, क्योंकि प्लस टू माइनस। आपको बात समझ आ गई होगी। तो रेजिस्टर और बैटरी का ये रूल होता है कि सेल में से जब भी करंट गुजरेगा, सेल में से एनर्जी लूज भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है। खैर प्लस माइनस आ गया समझ। अब प्लस माइनस में एक बार आपसे लगवाऊंगा खाली सर्किट देके, इसको अभी हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले प्लस माइनस लगाने की प्रैक्टिस करो। देखो एग्जांपल नंबर 2, केवीएल बाद में लगाएंगे, पहले साइन लगाना सीखो, बोर्ड पे देखते रहो। एग्जांपल 2, ये सेल है, रेजिस्टर बनाते जाओ जल्दी से। ये सेल, रेजिस्टर, एक और सेल, एक और रेजिस्टर, सेल, रेजिस्टर, सेल, करंट। बेटा आवाज नहीं है मुझे। E1, R1, E2, R2, E3, R3, E4, R4। Apply signs for all the components. Apply signs for all the components. सर्किट में जंक्शन नहीं है, सब चीज का सेम करंट होगा। साइन अप्लाई करो जल्दी से, जब हो जाए तो हैंड रेज करना है, साइन लगाओ, सब चीज के साइन लगाओ। जिसके लग जाए हैंड रेज करने के लगा दिए। अच्छा पहला सवाल,
क्या सेल्स के साइन करंट पे डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे? सेल के साइन करंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। सेल की बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। सेल का साइन करंट पे डिपेंड नहीं करता। आगे समझ? रेजिस्टर जहां से करंट आएगा वो पॉजिटिव, जहां से जाएगा वो नेगेटिव। R1 से स्टार्ट करते हैं। करंट जहां से आएगा वो पॉजिटिव और जहां से करंट जाएगा वो नेगेटिव। और जो आपका क्वेश्चन था महम वो इस तरह से है कि हर रेजिस्टर का अलग हिसाब। अच्छा, अब जहां से करंट आएगा वो पॉजिटिव और जहां से जाएगा वो नेगेटिव। ठीक है, आगे चले गए। जहां से करंट आएगा वो पॉजिटिव, जहां से जाएगा वो नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे इसमें से जहां से करंट आएगा वो पॉजिटिव और जहां से जाएगा वो नेगेटिव। यहां से आगे कल सीखेंगे। साइन लगाने समझ आ गए ना? सब सेल्स के सब रजिस्टर के साइन लगाने सबसे पहले।